नमस्कार। आज हम जिस शीर्षक पर बात करेंगे उसका नाम है यदि आप गलत हैं तो स्वीकार कीजिए, जिसे मैंने डेल कार्नेगी की एक किताब से लिया है। मेरे घर से मिनट भर की दूरी पर एक जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ और झाड़ियाँ थी और बसंत के मौसम में उनमें सुंदर फूल खिला करते थे। उन पेड़ों पर गिलहरियां अपने घोंसलों में बच्चों को पालती थी। बरसात के मौसम में घास कई फुट ऊंची हो जाती थी। वह अनछुआ वन फॉरेस्ट पार्क के नाम से जाना जाता था और यह जंगल लगभग अपने उसी रूप में था जैसा कोलंबस की अमेरिका यात्रा के समय था। मैं अक्सर अपने छोटे से बॉस्टन बुलडॉग रैक्स के साथ इस पार्क की सैर किया करता था। वह एक दोस्ताना, सीधा साधा, छोटा सा कुत्ता था और चूंकि हमें जंगल में शायद ही कभी कोई मिला हो, इसलिए मैं रैक्स को बिना पट्टे या थूथन के ले जाता था। एक दिन हमें पार्क में एक घुड़सवार पुलिस वाला मिला जो अपने अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए उतावला था। थूथन और पट्टे के बिना तुम कुत्ते को पार्क में कैसे टहला रहे हो? उसने मुझे फटकार लगाई। क्या तुम नहीं जानते कि यह कानून के खिलाफ है? मैंने धीरे से उत्तर दिया, जी हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ किसी तरह का नुकसान करेगा। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता? कानून की नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं। यह कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है। इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझे यह कुत्ता बिना थूथन और पट्टे के यहाँ मिला तो तुम्हें जज के समक्ष सफाई देनी होगी। मैंने विनम्रतापूर्वक आज्ञा पालन करने का वादा किया और मैंने कुछ समय के लिए इस आज्ञा का पालन भी किया, लेकिन रैक्स को थूथन पसंद नहीं आया और ना ही मुझे। इसीलिए हमने एक और बार जोखिम उठाने का फैसला किया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक बाधा आ गई। एक दोपहर मैं और रैक्स पहाड़ की चोटी पर टहल रहे थे। तभी अप्रत्याशित रूप से मैंने उस कानून के रक्षक को एक भूरे घोड़े पर सवार देखा। रैक्स सीधे उस कानून के रक्षक की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही मैं भी उस घुड़सवार के सामने था। मुझे परिणाम पता था, इसीलिए मैंने उस पुलिसकर्मी द्वारा कुछ कहने के पूर्व ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, साहब, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं दोषी हूँ। मेरे पास कोई दलील या बहाना नहीं है। आपने पिछले सप्ताह मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं बिना थूथन के फिर से कुत्ते को यहाँ लेकर आया तो आप मुझे सबक सिखाएंगे। पुलिसकर्मी ने नरम स्वर में कहा, बहरहाल अब मुझे पता है कि आपके मन में यह लालसा रहती होगी कि जब कोई व्यक्ति आसपास नहीं है तब इस छोटे से कुत्ते को यहाँ मुक्त रूप से टहलाने लाया जाए। मैंने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मेरे मन में यह लालसा रहती है, लेकिन यह कानून के खिलाफ है। पुलिसकर्मी ने प्रतिक्रिया दी, अरे यह छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? मैंने कहा नहीं, यह गिलहरी मार सकता है। यह सुनकर उसने कहा, बहरहाल मुझे लगता है कि आप इसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं। मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप बस उसे उस पहाड़ के पार भागने दीजिए जहाँ मेरी उस पर नज़र नहीं जाएगी और हम इसे भूल जाएंगे। इंसान होने के नाते वह पुलिस वाला महत्व पाने की भावना से ओतप्रोत था। इसलिए जब मैं स्वयं की निंदा करने लगा तब उसके पास अपना महत्व दिखाने का एकमात्र तरीका दया दिखाना ही था। लेकिन मान लीजिए कि मैंने स्वयं को बचाने की कोशिश की होती। क्या आपने कभी किसी पुलिस अधिकारी के साथ बहस की है? लेकिन उससे भिड़ने या बहस करने के बजाय मैं मान गया कि वह पूरी तरह से सही था और मैं पूरी तरह से गलत। मैंने इसे तत्काल स्पष्ट रूप से और उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। तो यह विषय बिना किसी विवाद के समाप्त हुआ, जिससे मैं उसकी ओर से बोला और वह मेरी ओर से। इस घुड़सवार पुलिस वाले जितने विनम्र से शायद स्वयं लॉर्ड चॉस्टरफील्ड भी ना होते, जबकि सिर्फ एक सप्ताह पहले ही वह मुझे कानून के नाम पर धमकी दे चुका था। अगर यह पता चल जाए कि हमें डांट पड़ने वाली है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि यह काम हम स्वयं ही कर लें? दूसरों के मुख से भर्त्सना या निंदा सुनने से बेहतर क्या
यह नहीं होगा कि आत्म आलोचना कर ली जाए, अपने बारे में वे सभी अपमानजनक बातें कहें जो संभवतः दूसरा व्यक्ति सोच रहा है या कहना चाहता है, हाँ, या कहने की इरादा रखता है, और उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही आप कह दें। यह संभव है कि आपकी गलती को माफ़ कर दिया जाए या उन्हें कम करके देखा जाए, जैसा कि उस घुड़सवार पुलिस वाले ने मेरे और रेक्स के साथ किया। वाणिज्यिक कलाकार फर्डिनेंड ई वॉरेन चिड़चिड़े और तुनक मिनाज चित्रकला खरीदार का दिल जीतने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया करते थे। श्री वॉरेन ने कहानी सुनाते हुए कहा, विज्ञापन और प्रकाशन दोनों ही उद्देश्यों के लिए चित्र बनाने में आपका सटीक और अचूक होना महत्वपूर्ण है। कुछ कला संपादकों की यह मांग होती है कि उनके कमीशन का तुरंत भुगतान किया जाए, और इस मामलों में थोड़ी बहुत त्रुटि होने की संभावना होती है। मैं एक ऐसे कला निर्देशक को जानता हूँ जिन्हें छोटे छोटे नुस्ख निकालने में मज़ा आता है। मैं अक्सर उनके कार्यालय से खींचता हुआ बाहर आया हूँ, उनकी आलोचना के कारण नहीं, बल्कि उनके हमले के तरीके के कारण। हाल ही में मैंने इस संपादक को एक समयबद्ध काम सौंपा था और उन्होंने मुझे तुरंत अपने कार्यालय आने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने जो कहा वह गलत था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो जैसे कि अंदेशा था, मैंने वैसा ही पाया और भयभीत हो गया। उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था और वे आलोचना करने का अवसर पाकर खुश थे। उन्होंने गुस्से में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैं जिस आत्म आलोचना के बारे में पढ़ाई कर रहा था, अब उसे कानून लागू करने का मौका आ गया था। तो मैंने कहा, मिस्टर फलाने ठिकाने सा, अगर आपकी बात सच है तो यह सरासर मेरी गलती है और मेरे पास इसके लिए कोई बहाना नहीं है। मैं काफ़ी लंबे समय से आपके लिए चित्र बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे खुद पर शर्म आ रही है। यह सुनकर वे तत्काल मेरे पक्ष में बोलने लगे, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसे कोई बहुत गंभीर गलती नहीं कहा जा सकता। यह तो बस। मैंने उन्हें टोका। मैंने कहा, कोई भी गलती महंगी पड़ सकती है और मुझे इससे चिढ़ होती है। वे बीच में बोलने लगे, लेकिन मैंने उन्हें बोलने नहीं दिया। मुझे मज़ा आ रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी आलोचना कर रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने बोलना जारी रखा, आप मुझे बहुत काम देते हैं और आप बेहतर कार्य पाने के हकदार हैं, इसलिए मैं इस ड्राइंग को फिर से बनाने वाला हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने मना किया, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। उन्होंने मेरे काम की प्रशंसा की और मुझे आश्वासन दिया कि उन्हें महज एक मामूली सा बदलाव चाहिए, और यह भी कहा कि वह मेरी जरा सी गलती से उनके फर्म को कोई विशेष आर्थिक हानि नहीं हुई है, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने स्वयं की आलोचना करके उसकी लड़ाई कमज़ोर कर दी थी। फिर वे मुझे दोपहर भोज में ले गए और अलविदा कहने से पूर्व उन्होंने मुझे चेक और कमीशन भी दिया। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के साहस से कुछ हद तक संतोष प्राप्त होता है। जब हम खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम आत्मरक्षा और अपराध बोध की भावना से मुक्त हो जाते हैं और इससे उत्पन्न समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। हांगकांग में हमारे शिक्षक माइकल च्विंग ने बताया है कि चीनी संस्कृति कुछ विशेष समस्याओं की प्रस्तुति करती है और कभी-कभी हमें यहाँ भी समझना चाहिए कि एक पुरानी परंपरा को बचाने के बजाय किसी सिद्धांत का उपयोग करने से ज़्यादा फायदा हो सकता है। उनके नज़दीक एक अधेड़ आयु का सदस्य था जिसने कई वर्ष पूर्व अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया था। उनके पिता किसी जमाने में अफीम के आदी हुआ करते थे, लेकिन अब ठीक हो गए थे। चीनी परंपरा में वृद्ध व्यक्ति पहल नहीं कर सकता। पिता ने महसूस किया कि सुलह की दिशा में पहल करना उनके बेटे पर निर्भर था। शुरुआती सत्र में उन्होंने कक्षा को अपने अनदेखे पोते और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा के बारे में बताया। उनके सभी चीनी सहपाठी ने उनकी इच्छा और दीर्घकालीन परंपरा के बीच के उनके संघर्ष को समझा। पिता ने महसूस किया कि युवाओं को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और यह कि अपनी इच्छा को त्यागने के बजाय अपने बेटे के आगमन की प्रतीक्षा में वे सही थे। पाठ्यक्रम के अंत में पिता ने फिर से अपनी कक्षा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने इस समस्या पर विचार किया है।
डेल कार्नेगी कहते हैं, यदि आप गलत हैं तो इसे जल्दी और स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। इसे जल्दी स्वीकार करने के लिए मुझे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ। मैंने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मुझे अपनी ज़िंदगी में बेदखल करने और मुझसे ना मिलने में वह पूरी तरह सही है। हो सकता है कि अपने से छोटी उम्र के व्यक्ति से क्षमा मांगना मुझे शर्मिंदगी हो, लेकिन गलती मेरी थी, तो इसे स्वीकार करना भी मेरी जिम्मेदारी है। कक्षा ने तालियां बजाकर उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। अगली कक्षा में उन्होंने बताया कि वह कैसे अपने बेटे के घर गए, उससे क्षमा मांगी और अब उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की है। आप उस व्यक्ति से क्या कह सकते हैं जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो? यदि हम सही हों तो हमें लोगों को धीरे धीरे और चतुराई से अपने विचारों की ओर मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि हम गलत हों, और आश्चर्यजनक रूप से ऐसा अक्सर होगा, और यदि हम खुद के प्रति ईमानदार हों तो हमें अपनी गलतियों को तुरंत और स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए। न केवल यह युक्ति आश्चर्यजनक परिणाम देगी, बल्कि मानिए या ना मानिए, ऐसी परिस्थितियों में स्वयं का बचाव करने की कोशिश की तुलना में यह युक्ति ज़्यादा मज़ेदार है। पुरानी कहावत याद रखें, किसी से झगड़ा करने पर हमें जितना मिलता है वह कभी पूर्ण नहीं होता है। इसके बजाय उसके समक्ष समर्पण कर देने से आप उम्मीद से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।